आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो यूपी पेट हो या फिर पीसीएस हो या फिर आरओएआर हो। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि महाजनपदों में केवल असमक ही दक्षिण भारत में स्थित था। दूसरा है कंबोज उत्तरापथ में स्थित था। तीसरा है आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद था। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक और दो। मतलब पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि आधुनिक बुंदेलखंड में जो है वो मत्स्य जनपद नहीं आता था। वो जनपद जो आता था उसका नाम है चेदी जनपद, और चेदी जनपद जो है वो यमुना नदी के किनारे था। इसलिए सही आंसर जो है एक और दो है। अगला प्रश्न है, कथन और कारक है कि अशोक को बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख है, और कारण है इस शिलालेख में अशोक स्पष्टता बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी या डी? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि इसके ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। इसका सही उच्चारण है ये होगा, पृथु का विद्रोह हुआ था, और अलाउद्दीन के द्वारा राज्य में आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति चलाई गई थी। और गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? एक और तीन, दो और तीन, एक और दो, या फिर केवल दो? तो कौन सा जो है असत्य है ये आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति नहीं चलाई थी। रक्त और तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी, लेकिन यह आंतरिक विद्रोह के लिए नहीं थी। यह जो थी वो मंगोल आक्रमण के लिए थी। ये जो थी वो मंगोल आक्रमण के लिए थी, ना कि आंतरिक विद्रोह के लिए। जबकि रक्त और लौह की नीति जो है वो गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। तो ये ध्यान रखना है, रक्त और तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी, और रक्त और लौह नीति बलबन ने। अगला प्रश्न है, राज्य और उनके राज्य चिन्ह में सुमेलित करना है कि चोलों का राज्य चिन्ह बाघ था, चेर का धनुष बाण था, पांड्य का मछली था, और या फिर इसमें सभी सही सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके जो हैं वो सभी सुमेलित हैं। चोल का बाघ था, चेर का धनुष बाण था, पांड्य का मछली राज्य चिन्ह था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें प्रमुख दक्कन के राज्य और उनके संस्थापक हैं कि बीजापुर की स्थापना किसने की, अहमदनगर की किसने की, गोलकुंडा ने किसने की, और बीदर की किसने की। तो इसका सही जो मिलान है वो है कि बीजापुर की स्थापना जो है वो यूसुफ आदिल शाह ने की, अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की, गोलकुंडा की स्थापना कुली शाह ने की, और बीदर की स्थापना अमीर अली बरीद ने की। तो इस प्रकार सही जो आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देशों में से कौन से देश जो हैं तटीय रेखा में सुमेलित हैं?
लाइबेरिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया या फिर सीरा लियोन। तो इसको सही बताना है कौन सा सही है, 1 3 4 5, 1 2 3 4, 2 3 4 या फिर 2 4 5। तो जो इसका सही जो आंसर है, सॉरी, इसमें दाश तटीय रेखा जो है वो भी सही ही है कि कौन सा दाश तटीय रेखा में सुमेलित है। तो अगर अफ्रीका में कई तटीय रेखाई देश हैं, जैसे खाद्यान्न तटीय रेखा जो देश हैं उसमें सीरा लियोन, लाइबेरिया आते हैं। आइवरी तटीय रेखा में आइवरी कोस्ट आता है। स्वर्ण तटीय रेखा में घाना आता है। लेकिन दाश तटीय रेखा में टोगो आता है, बेनिन आता है और नाइजीरिया आता है। मतलब 2 3 और 4 ये जो देश हैं, मतलब सी ऑप्शन, जो 3 देश हैं टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, ये दाश तटीय रेखा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची वन सूची को सुमेलित करना है पर्वत और उनके प्रकार। जैसे यूराल पर्वत कैसा है, सीरा नेवादा कैसा है, ब्लैक हिल्स कैसे हैं और किलिमंजारो कैसा है। तो इसका सही सुमेलन होगा इस प्रकार कि यूराल पर्वत जो है वो एक प्रकार का वलित पर्वत है। सीरा नेवादा जो है एक प्रकार का खंड पर्वत है। ब्लैक हिल्स एक प्रकार का जो है वो गुंबदाकार पर्वत है और किलिमंजारो जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। तो सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिसमें केन, सिंध, चंबल, बेतवा उपयुक्त नदियों का पश्चिम से पूर्व की सही क्रम का चयन क्या होगा। 3 2 4 1, 3 4 2 1, 4 3 2 1 या 4 2 3 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 3 2 4 1। सबसे पहले चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेतवा और बेतवा के बाद केन, ये इनका सही क्रम है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के निकट से निकलती है। केन नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। यह भी याद करने योग्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत में केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और भारतीय रबर शोध संस्थान कोच्चि केरल में स्थित है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत इसलिए है कि भारत के केरल जो है वो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कोई दो राय नहीं है। मतलब पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन इसलिए गलत है कि भारतीय रबर शोध संस्थान जो है वो कोच्चि में ना होकर केरल में ही है, लेकिन वो कोट्टायम में है, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शैल आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बनी है। ऑप्शन है नीस, बी ऑप्शन एम्फीबोलाइट, सी ऑप्शन सिस्ट और डी ऑप्शन फाइलाइट। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन फाइलाइट, क्योंकि फाइलाइट चट्टान का निर्माण जो है रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से हुआ है, जबकि बाकी सभी चट्टानें जो हैं वो आग्नेय चट्टानों से बनी हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है जिसमें सम्मेलन है और सम्मेलन के निर्णय हैं कि हेलसिंकी सम्मेलन में क्या हुआ था, वियना सम्मेलन में क्या हुआ था, कानकून सम्मेलन में क्या हुआ था और पृथ्वी या रियो सम्मेलन में क्या हुआ था। तो यही आपको बताना है। तो अगर हेलसिंकी सम्मेलन की बात करें, हेलसिंकी सम्मेलन की बात करें तो हेलसिंकी सम्मेलन में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा की बात हुई थी। वियना सम्मेलन में ओजोन स्तर की बात हुई थी। कानकून सम्मेलन में हरित जलवायु कोष की स्थापना की बात हुई थी और पृथ्वी रियो सम्मेलन में
एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और ब्रह्मपुत्र गंगा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तो इसमें भी सही कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही। अगला प्रश्न है, संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाएं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कि इसमें भारतीय कला में ढोलक का सबसे पहला चित्रण शामिल है, इसमें भारत के सबसे पुराने विविध संगीत के संकेत चित्र मौजूद हैं, सातवाहन काल के दौरान गुफाओं का उपयोग संगीत विद्यालय के रूप में किया जाता था, इन गुफाओं में की गई नक्काशी से साबित होता है कि तबला एक तालवाद्य यंत्र का उपयोग भारत में कम से कम 2300 वर्षों से किया जा रहा है। तो इसमें भाजा की गुफाओं से कौन सा संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। पहला कथन इसलिए गलत है कि भाजा की गुफाओं में संगीत वाद्य यंत्रों का वर्णन है, लेकिन ढोलक जैसी कि आज जानी जाती है वैसी नहीं, गुफा की नक्काशी के रूप में चित्रित नहीं है। जबकि दूसरा कथन इसलिए गलत है कि भाजा गुफाओं में संगीतकार और वाद्य यंत्रों का चित्रण है, लेकिन गुफाओं में कोई ज्ञात संगीत संकेतन या कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा कथन इसलिए गलत है कि भाजा की गुफाओं का उपयोग मुख्य रूप से बौद्ध मठ के रूप में किया जाता था, ना कि संगीत विद्यालय के रूप में, और ये सातवाहन काल से पहले की ही, ना कि सातवाहन काल की। चौथा कथन इसलिए पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृत्रिम खेतों में पौधे उगाने की एक विधि है और यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां कृषि योग्य भूमि सीमित है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। ऐसा इसलिए है कि हाइड्रोपोनिक्स एक पानी आधारित विधि है जिसमें पौधों के पोषक तत्वों से भरपूर समाधानों में उगाया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधों की जड़ प्रणाली को फर्टाइल क्ले प्लेट्स, पीट मॉस या फिर कहें वर्मीक्लोइड जैसी अक्रिय माध्यमों के द्वारा सहारा दिया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स शहरी और उपशहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयुक्त होती है क्योंकि वहां पर जो कृषि योग्य भूमि जो है या तो सीमित है या फिर प्रदूषित है। या नियंत्रित वातावरण जैसे ग्रीन हाउस या इंडोर सेटअप में फसलों की खेती को संभव बनाता है, जिससे उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता के बिना खाद्य उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स ऐसी जगहों पर भी विकसित हो सकता है जहां कृषि भूमि सीमित हो या फिर दूषित हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्णय सिद्धांतों में, केवल प्रस्तावना में या केवल राज्य के नीति निर्णय सिद्धांतों में? डी ऑप्शन, ना तो प्रस्तावना में और ना ही राज्य के नीति निर्णय सिद्धांतों। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रस्तावना और राजनीति के राज्य नीति के नीति निर्णय सिद्धांतों में। कि प्रस्तावना में तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तो दिया ही गया है और साथ में नीति निर्णय सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 जो है वो सामाजिक न्याय की बात करता है। अगला प्रश्न है कि काकतीय वंश के संदर्भ में विचार कीजिए कि काकतीय वंश में रामपाल मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासन के द्वारा रविलाल रुद्र के द्वारा किया गया था। रचरला रुद्र के द्वारा किया गया था। दूसरा है, काकतीय परिवार के कुछ ताम्रपत्र शिलालेखों में उसके अंतिम वंश यानी चौड़ा वंश के बारे में बताया गया है।
वंश के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, केवल दो, और दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो इसमें ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, क्योंकि रामपाल मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसे पुनगंती मंदिर भी कहते हैं, यह वास्तव में काकतीय राजवंश के दौरान बनाया गया था। इसका सही वर्ष जो है 1213 है, और इसे काकतीय शासक रुद्रदेव के अधीन सेनापति ऋषल्ला रुद्र के द्वारा बनवाया गया था। और यह काकतीय परिवार के कुछ ताम्रपत्र शिलालेखों में इसे चोड़ा वंश से संबंधित बताया गया था, और उस समय चोड़ा को जो क्षत्रिय वंश भी कहते थे। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।